नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देकर यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया है, जिसके बाद से 3 मंत्रियों समेत 14 नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, जिनमें से 10 ओबीसी कास्ट के हैं। आपको बता दें कि योगी कैबिनेट में विस्तार के समय ओबीसी चेहरों को अहम जिम्मेदारी देकर संतुलन बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन चुनाव से पहले सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए दल बदल का सहारा लेने वाले नेताओं ने अब नए समीकरण पैदा कर दिए हैं। अब पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक 137 सीटों पर ओबीसी राजनीति की बदली हुई तस्वीर सामने है। अब अगर ये कहा जाए कि यूपी की राजनीति इस समय पूरी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के इर्द गिर्द घूम रही है तो गलत नहीं होगा। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़ा तो जल्दी किसी बीजेपी नेता ने उन पर कटाक्ष करना उचित नहीं समझा। मौर्य के इस्तीफे से जहां बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी खुशी से फूली नहीं समा रही है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थक मंत्रियों विधायकों ने इस्तीफा देकर एकता का एहसास तो कराया है, साथ ही उनके अपने क्षेत्र में लोकप्रियता भी है। हालांकि मौर्य समर्थक बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास कराने का दम भी भर रहे हैं। अब बीजेपी को कितना नुकसान ये पहुंचा पाने में कारगर साबित होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब मैंने आपका साथ छोड़ा, मेरे बाद साथ छोड़ने वालों का एक लंबा कतार चल रहा है। आज के बाद भी ये इस्तीफा देने का सिलसिला चलता रहेगा और साथ ही साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में जब 10 तारीख को परिणाम आएगा तो 2017 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा था 42 विधायक और 45 विधायक का, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, इन नौजवानों की कुवत के बिना पर आपको फिर पुराने आंकड़े दहाई पर लाके खड़ा करने का काम करूंगा। और साथ ही साथ ये सुनामी भाजपा को उखाड़ करके सीधे सीधे हिंद महासागर में ले जाकर के डुबोने का काम करेगी। हमारे भाई डॉक्टर धर्म सिंह ने कहा, अगर कोरोना महामारी नहीं होता निर्वाचन आयोग का आचार तो आज रमाबाई अंबेडकर मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा की चूल्हे आज ही हिला दी गई होती। लेकिन इसके बावजूद बड़े बड़े नेताओं की नींद टूट गई, हराम है, चैन नहीं आ रहा है। टिकट बांटने का भी क्रम बंद कर दिया, कहीं ऐसा ना हो हम जिसको टिकट दे वो भी पार्टी छोड़ चला जाए। उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान लगातार जारी है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आज खिचड़ी खा रहे थे और इधर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी दाल गलाने में लगे थे लखनऊ में। सब अपने अपने परिंदों को आसमान पर उड़ा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो जनता है उसको अपने अपने छोटे छोटे दलों में और कहीं एक ध्रुवीकरण करके एक फ्रेंचाइजी से स्तर पर बांट लिया गया है। अब ऐसे में जब प्रतिनिधित्व करने वाले ही आपस में बंट रहे हैं तो जनता की अहमियत क्या है और जनता का स्थान क्या है लोकतंत्र में, जब वो ये कह रहे हैं कि 137 सीटों पर 10 सीट ये जीत जाएंगे, 5 सीट वो जीत जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो फिर जनता की अहमियत क्या है, फिर चुनाव की अहमियत क्या है? फिर तो जो लोग टूट कर जा रहे हैं उनको सलामी दी जा रही है, उनको सम्मान दिया जा रहा है, साफे पहनाए जा रहे हैं और एक दूसरे के यहाँ उनका सम्मान हो रहा है। विचारधारा भी सब धूल धूसरित हो चुकी है।
और कहीं कोई एजेंडा किसी पार्टी का ऐसा दिखता नहीं है। हाँ, कांग्रेस जरूर एक अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन थोड़ा बहुत ये सब होता है। लेकिन इस बार जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में अदला बदली का दौर, जो वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारे हाथ में इतनी सीटें हैं और हमारे हाथ में इतनी सीटें हैं। अब ऐसे में जनता का अस्तित्व बार बार कहीं सवालों के घेरे में आ जाता है कि आखिर जब ये सीटें इन राजनेताओं के हाथ में ही हैं तो वहाँ वोट डालने वाले क्या लोग जो हैं वो किसी से बिना पूछे, बिना कुछ जाने, सिर्फ इनके कह देने भर से वोट डाल देते होंगे। यही एक बात है जो चिंतित की जाती है लोकतंत्र में कि आखिर क्यों सीटों के दम पर इन छत्रपों को, छोटे छोटे जो छत्रप उभरे हैं, इनको राजनीति में बड़े बड़े दल तवज्जो दे रहे हैं और बिल्कुल स्पष्ट एक संदेश सबके सामने है कि आखिर उनके पास, किसी के पास 4 सीटें हैं, किसी के पास 5 सीटें हैं, किसी के पास 2 सीटों पर प्रभाव है, किसी का 3 सीटों पर प्रभाव है। तो ऐसे में प्रभाव के मायने क्या हैं? क्या प्रभाव वाले क्षेत्रों में मतदाता ये नहीं पूछेगा कि आखिर वोट हम क्यों कर रहे हैं? आप बार बार पाला बदल रहे हैं, आप हमको गिरवी रख कर आ रहे हैं, दलों के यहाँ पर अपनी बपौती समझकर गिरवी रख रहे हैं, तो फिर हम आपके साथ क्यों रहें? लेकिन ये क्रम बदस्तूर जारी है और कोई ऐसा कारण दिखता नहीं है अभी कि ये क्रम कहीं टूटने का अंदेशा हो। और तमाम सीटों पर इसी तरह का गणित सभी दलों को, जो प्रभावशाली दल हैं, उनको सत्ता के अंकगणित की राह सुझा रहा है। और यही एक कारण है कि जो छोटे छोटे छत्रप हैं वो दलों से टूटकर इधर उधर हो रहे हैं और अपने सियासी वर्चस्व को बचाने के लिए, सियासी अस्तित्व को बचाने के लिए लगे हुए हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि चाहे कोई विचारधारा हो, चाहे कोई पार्टी हो, लेकिन हमको जिंदा रहना है। हमको जिंदा रहना है और इसी जिंदा रहने की कवायद में जो जनता है, आपको बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रभाव वाले क्षेत्र रायबरेली, ऊंचाहार, शाहजहांपुर, बदायूं से उनकी पुत्री लोकसभा सांसद हैं, गंगोह, धर्म सिंह सैनी के जो प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, सहारनपुर, देवबंद, जहां अभी फिलहाल एटीएस का उद्घाटन किया गया था, धर्म सिंह सैनी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में नकुड़ विधानसभा भी, बेहट जहां गणित है उनके पास, रामपुर मनिहारन, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। जयेश गुरनानी कांग्रेस से, नगेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से, अवधेश उपाध्याय बीजेपी से और शिवम यादव वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले अवधेश उपाध्याय जी आपके पास आएंगे। ये जो छोटे छोटे छत्रप हैं, जब ये आए थे तो कुछ भरोसे से आए होंगे, अब वो टूट रहे हैं तो कुछ भरोसे से टूट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसके बीच में ये है कि जो जनता है वो ऐसा कहीं लगता है कि इनके पास, इनकी मुट्ठी में कैद है, क्योंकि जिस तरह इनके वर्चस्व को नहीं नकारा जा रहा है और वर्चस्व बराबर कायम है, और ये बार बार कहा जा रहा है कि उनके पास 6 सीटें हैं, उनके पास 4 सीटें हैं, उनके पास 5 सीटें हैं, 3 सीटें हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि जनता का अस्तित्व क्या है इसमें?
देखिए चंद्रशेखर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, अस्तित्व वाली बात। तो मैं बताऊं आपको कि जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि इसको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने कही है छोड़ के जा रहे हैं, तो देखिए जो छोड़कर जा रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत विचार है, उसमें मैं या आप कुछ कर नहीं सकते, ना ही हम कहने के हकदार हैं, क्योंकि वो उनके व्यक्तिगत, उनके निजी विचार है। लेकिन मैं ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी किसी के आने से और ना किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता है। ये वही लोग हैं, मैं बताऊं आपको, जो आप कह रहे हैं कि शोषण हो रहा है पिछले वर्ष का, ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में हर मंच से ये कहा कि उत्तर प्रदेश अगर सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित है। आप उठा लीजिए, जिससे चुने जा रहे सबसे भागे से उठा लीजिए 5 साल से। इन्होंने यहाँ तक कहा कि जो पिछला वर्ष का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो पहले किसी सरकार में नहीं मिला। आज इनको लग रहा है कि यहाँ शोषण हो रहा है। हाँ, तो दरअसल बात ये नहीं है कि वो आपके पास है या किनके पास है, बात ये है कि कहीं उनकी मुट्ठी में जो जनता कैद है वो क्यों है, जनता का अस्तित्व क्यों नहीं है, बात ये है। जनता, उत्तर प्रदेश की जनता किसी की मुट्ठी में कैद नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता को बखूबी पता है कि उसको किसको लाना है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, किसको नहीं लाना, किसको दुष्कारना, किसको बहाना। बिल्कुल। जयेश गुरनानी जी, उत्तर प्रदेश की जनता किसी के, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। जयेश गुरनानी जी, उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन में आपने नमी पैदा कर दी है टिकट देकर, जिस तरह से टिकट का बंटवारा किया है, और अखिलेश यादव ने उसमें और कहीं संवेदनशीलता डाल दी है जब ये कहा कि आशा सिंह के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आप आगे बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, बिल्कुल सही बात है, और मैंने यह पहले भी कहा था कि जब 2017 के जो चुनाव हुए थे उसमें भी जो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज था वह महागठबंधन के साथ था, ना कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ। और आज यह सिद्ध हो रहा है कि महागठबंधन जो है वह उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है। और जो आपने टिकट बंटवारे की बात कही, कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत से ही नारा दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और 40% महिलाओं को टिकट देने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। 40% युवाओं को भी टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। उन्नाव की जो पीड़िता थी उसे भी टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। तो एक निश्चित रूप से एक बहुत ही बेहतर जो निर्णय है वह कांग्रेस पार्टी का आला कमान कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से टिकट का वितरण कांग्रेस पार्टी कर रही है वह निश्चित तौर से यह संकेत दे रही है कि उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस पार्टी जो है वह अपनी सियासी जमीन बहुत मजबूत रूप से बनाने वाली है। ठीक बात है। नगेंद्र सिंह जी, ये जो फ्रेंचाइजीज में बट गया है उत्तर प्रदेश कि यहाँ पर 4 सीटें इनके पास हैं, वहाँ पर 5 सीटें उनके पास हैं, आपको लगता है ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? जी, पिछले अगर 20 एक गठबंधन की राजनीति का, गठबंधन की प्रभावी राजनीति का दौर चला आ रहा है। ये हमारी पार्टी का छोटे दलों के साथ जो गठबंधन है ये उसी कड़ी का हिस्सा है, एक बात। दूसरा जो प्रश्न आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी और तमाम बड़े लीडरों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से विदाई ली है और उसके वाजिब कारण दिए, तो जैसा उन लोगों ने महसूस किया है वो बात सही है। वो लोग हमारे साथ आए हैं, उनके आने से हमें ताकत मिली है, ये भी सच है, और ताकत मिलेगी इसको भी मैं नकारता नहीं। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी और हमारे साथी गठबंधन के दलों का प्रश्न है, तकरीबन पिछले 6, 7, 8 महीने से पूरी तरह से हर जनसभा में, हर रोड शो में, हर विजय रथ का जो हमारा चरण चला उसमें ये देखने को मिला कि किसी भी क्षेत्र से हमारी पार्टी के या सहयोगी दलों के कार्यक्रम जब भी आयोजित किए गए उसमें बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के मतदाता ने, आम जनमानस ने
भाग लिया तो हमारे पक्ष में एक अच्छा माहौल बना। विशेष तौर से जो आज हमारी पार्टी में लोग शरीक हुए हैं उसमें वो लोग हैं जो दलित, पिछड़े और ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो लोग राजनीति में करके आए और गरीब परिवारों से निकल कर आए हैं वो लोग हैं। तो उन लोगों ने महसूस किया और वही बात उन्होंने अपने त्याग पत्र में कही। तो जो वाजिब बात उन्होंने कही, जब वो सत्ता में थे, सिस्टम में थे, तो उन लोगों ने वो चीज महसूस की और उसी की परिणति के परिणाम स्वरूप वो पार्टी छोड़कर आ रहे। तो ये विचार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करना चाहिए कि आप लोगों ने 17 में जो बातें कही थी, इस वर्ग को जोड़ा था, दलित और पिछड़े वर्ग को जोड़ा, बड़ा आपको बहुमत मिला था, लोगों ने मत दिया था, जब तो बहुमत मिला था। तो उनकी आकांक्षाओं पर आप खरा उतर नहीं पाए हैं, उसका नुकसान आपको, उसका जो भुगतान है वो 2022 के चुनाव में होने जा रहा है। ठीक है शिवम जी, देखिए ये जो जब ये बात बार बार उठ के सामने आती है कि 4 सीटें इस राजनेता के पास हैं, 5 सीटें उस राजनेता के पास हैं, तो आपको लगता नहीं है कि लोकतंत्र में जो एक जनता का अस्तित्व, ये तो ठीक वैसे ही हो गया कि वो पार्षद पति है तो आरक्षण के आधार पे, वहाँ पे वरीयता के आधार पर अगर कोई पार्षद और सरपंच चुन गया है तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि लोकतंत्र में वो उसकी खुद की कुछ मौजूदगी है। मौजूदगी ये है कि वहाँ वर्चस्व वाला कौन है, दबंग कौन है। तो लगता नहीं कि उसी तरह ये जो जाति के आधार पर राजनीति हो रही है और जनता को उनका अनुसरण करना पड़ रहा है, उनके पीछे पीछे चलना पड़ रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आज भी लोकतंत्र में जो अगुवा हैं वो सब कुछ करने पर निर्भर हैं, वो सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जनता आज भी परतंत्र पे है। देखिए, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही त्रिशूल जी, और मैं उसका समर्थन करूंगा। जिस तरह से आपने कहा कि जो एक फ्रेंचाइजी बटी हुई है इस वक्त, फ्रेंचाइजी की तरह जो सीटें बांटी जा रही हैं या जो बांटने की बात कही जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं नुकसान आम जनता का है और साथ ही साथ नुकसान अखिलेश यादव का भी है। फ्रेंचाइजी जो पद्धति जो आप बता रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए ही नहीं, आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव के लिए भी बड़ा खतरा साबित होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से सीटें जो वितरण हो रही हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मेरी आवाज इको कर रही है, मैं टेक्निकल टीम से चाहूंगा कि एक बार जी बिल्कुल। तो बात ये है कि जनता इसमें ठगा महसूस कर रही है। अब उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जिन मुद्दों को समाजवादी पार्टी सामने लेकर आई थी और जिस तरह से पिछड़ों की बात की, जिस तरह से बेरोजगारी की बात की, जिस तरह से महंगाई की बात की, अब वो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं और जो पूरी की पूरी जो राजनीति है वो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग पर केंद्रित होती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछले 6 महीने से जिस तरह से काम कर रही है, आम जनता ये चाहती थी कि ये काम 1 साल या 1.5 साल पहले से अगर उन्होंने करना शुरू किया होता तो शायद ये परिस्थिति ना होती। और दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य और जैसे तमाम जो नेता इस वक्त समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, इन्होंने जब 69,000 शिक्षक भर्ती की जो बात की, उस वक्त ये लोग कहाँ थे? उस वक्त पिछड़ा वर्ग की बात क्यों नहीं कर रहे? उस वक्त ये क्यों नहीं सामने आए? आज जब चुनाव नजदीक है और जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी इस वक्त लीड लिए हुए, ये हर कोई जानता है कि समाजवादी पार्टी के पास इस वक्त लीड है और उसका कारण सिर्फ समाजवादी पार्टी मुद्दों को लेकर आना नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी कमियां भी नहीं है। और आप एक चीज मानिए कि ये जो चीज नई शुरू हुई है कि अति पिछड़ा वर्ग पहले जो हम समय में देखते थे पुराने चुनावों में, कि अति पिछड़ा वर्ग को एक तरह से आप सजा से रख देते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज अति पिछड़ा वर्ग में नेतृत्व सामने निकल कर आ रहा है, वो अपनी मांग रखता है और यही वजह है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनको हाथों हाथ ले रहे हैं। और आप देखिए अब जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे उस वक्त इनके चेहरे किस तरह के होंगे, वो भी उस वक्त बड़ी मतलब ऐसी स्थिति होगी त्रिशूल जी कि आप अभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते।
समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पूरी कमान जयंत चौधरी को सौंप दी है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए घातक साबित होगी। आपको पता है कि पूर्वांचल में आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से जयंत के हवाले कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि जयंत वहां पर कमजोर है, किसानों का जो मुद्दा उठा उससे जयंत चौधरी की जो साख है वो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन अब आप पूरी तरह से उसे छोड़ दें तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए घातक साबित होगा। बिल्कुल। जयेश गुरनानी जी, आप तो खैर यूपी में कूद पड़े हैं, और आपने जी शिवम एक और मैं जयेश जी से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी शायद उन्होंने कहा, मैंने अगर ठीक सुना हो तो, कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही, तो आप उस महागठबंधन में कहाँ है जयेश जी? हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 10 मार्च को सारी स्थिति जो है आपके सामने नहीं, ये गठबंधन हुआ है या सिर्फ कहने भर से है, या कोई आंतरिक समझौता हुआ है गुप्त? देखिए, अभी यह कहना जो है जल्दबाजी होगी। जो हमारे वैचारिक रूप से जो समानताएं हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, हमने पिछले चुनाव में भी देखा था कि पिछली बार दोनों पार्टी जो है वह एक साथ चुनावी मैदान में पूरी थी, परंतु अब की बार जो है प्री पोल अलायंस नहीं हुआ है, तो इस कारण से 10 मार्च का इंतजार करना होगा। जो समीकरण बनते हैं, जो जनता जनादेश देती है, उस हिसाब से जो समीकरण बनेंगे उस हिसाब से आला कमान निर्णय लेगा, और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण भरोसा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। जी अवधेश उपाध्याय जी, जिस ओबीसी राजनीति के सहारे आप उत्तर प्रदेश में 2017 में खम ठोक रहे थे, और आप भारी बहुमत से जीत के सरकार में आए, वही ओबीसी वोट अब जो उसकी कहीं पैरवी कर रहे थे, अगवानी कर रहे थे, वो बहुत बड़ा तबका आपसे अलग हो गया है। और जो अखिलेश यादव कर्टसी की एक स्ट्रेटजी कर रहे हैं, कृष्णा पटेल को सेंट्रल चेयर दे दी और आशा सिंह के सामने उम्मीदवार हटा लिया है, ये तो राजनीतिक महानता का उदाहरण कहा जा सकता है कि आशा सिंह के सामने उम्मीदवार हटा लिए, उम्मीदवार नहीं खड़ा करने की बात कही है। लेकिन जिस तरह कृष्णा पटेल को सेंट्रल चेयर ऑफर की, तो आपको लगता नहीं है कि ये विनम्रता आपके लिए ज़्यादा घातक हो रही है और ओबीसी वोट का कट जाना आपके लिए ज़्यादा घातक हो रहा है? देखिए चंद्रशेखर जी, मैंने सुना यहाँ आपके कांग्रेस के नेता ही बैठे हैं, सपा के नेता ही बैठे हैं, तो कांग्रेस के आपके प्रवक्ता जी ने बोला था कि लड़की वो लड़ सकती है, ऐसा उनका नारा है यूपी में। तो अभी राजस्थान में जो घटना हुई है, वहाँ पे लड़की लड़ने नहीं जा रही क्या? वो सब चैनलों पर चल रही है, शायद आपने भी चलाई होगी। बिल्कुल। इतना मतलब घिनौनी घटना घटी है राजस्थान में, वहां वो लड़की लड़ने नहीं जा रही है, उत्तर प्रदेश में है। लेकिन दूसरी बात आपने कही ओबीसी की बात, तो देखिए हमारी पार्टी में एक पी वर्ड है। पी का मतलब यही है कि पिछला वर्ग का उत्थान कैसे हो, और इसका उदाहरण आपने देखा, सभी ने देखा, पूरे देश ने देखा। ओबीसी समाज को, पिछला वर्ग को, जो समाज को जो सम्मान मिला है भारतीय जनता पार्टी में ही मिला है, वो पहले किसी पार्टी में मिला नहीं। पहले तो पी का मतलब होता था पुत्र, परिवारवाद, पिता, ये ही इसी का उत्थान था उनके नजरों में। पी का मतलब पिता पुत्र परिवारवाद का उत्थान केवल पी था उनके मतलब, उनके नजरों में। लेकिन बीजेपी में पी का मतलब है पिछड़ा वर्ग का उत्थान करना। और मैं आपको कहावत बताऊं चंद्रशेखर जी, यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं। पी का मतलब पलायन भी तो है सर आपके यहाँ। मैं बता रहा हूँ, एक कहावत मैं आपको बता रहा हूँ। उस गांव में सारे लड़के रहा करते थे। एक नाक वाला आया उस गांव में, तो नाक वाला आया तो गांव वाले कहने लगे तो नाक है भाई, ये तो इज्जतदार आदमी है, हमें तो ये रोटी नहीं खाने देगा। तो जितने भी लड़के थे उस गांव के, वो सब इकट्ठे हो गए, एक झंडे के नीचे आके बैठ गए। उन्होंने एक ठगवंडन गैंग बना दिया, ठगवंडन गैंग। तो वही लोग जो है इस समय ठगवंडन गैंग और महाठगवंडन गैंग के जो लोग हैं, वो वही लोग हैं जो नाक वाले को परेशान करने के लिए चले हुए हैं। सर क्या आपने स्वयं का क्या महिमा मंडन किया है अवधेश जी? अवधेश जी, क्या महिमा मंडन किया है आपने स्वयं का? बिल्कुल गौण साबित कर दिया सभी राजनीतिक दलों को।
बिल्कुल हकीकत बात है ये। जब जब सारे नक्शे एक हो गए, नाक वाले को देखकर बचाने, उसको मतलब गिराने के लिए सब नक्शे एक हो गए हैं। उसी तरह से देश की राजनीति में आज तक वही हो रहा है। बिल्कुल डायरेक्ट उदाहरण उसी के लिए है ये मेरा। अभी तो उत्तर प्रदेश में रहिए आप, उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। केवल देश को ठगा है, देश को लूटा है, अपने परिवार को आगे बढ़ाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने देश की 130 करोड़ जनता को सुरक्षा सुविधा दी है। ठीक है, आप देख लीजिए। ठीक है, ठीक है। 5 साल में जो उत्तर प्रदेश में कार्य हुए हैं और जो पिछली सरकार में कार्य हुए हैं, आप मिलान कर लीजिए इसमें कितने कार्य हुए हैं। जी बिल्कुल। नगेंद्र जी, ये जो आपको अप्रत्याशित सफलता मिल रही है, एकदम अचानक आपकी झोली में कई ऐसे फल आ गिरे हैं, आपको लग रहा है कि इस पूरी बगिया में आप ही सबसे वर्चस्व वाले हैं, तो ये जो मन इनका डोला है, आपको लगता नहीं है कि मन इनका सुरक्षित पहुंच रहेगा हमेशा आपके पास? ऐसा कोई फार्मूला हो, ऐसी कोई दवाई हो, कोई वैद्य हो, सियासी वैद्य जिसको पता हो कि इनका मन एक ही जैसा रहेगा हमेशा, बार बार बदलता रहा है? त्रिशूल जी, एक तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व निवेदन करूंगा कि आप अपनी टेक्निकल टीम को कहें कि पैनलिस्ट की आवाज नहीं आ रही है मुझे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हमारे साथी? ठीक है, आपकी तो आवाज साफ आ रही है। ठीक है, तो सुन लिया है उन्होंने इस बारे में। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि भविष्य को लेकर कोई भविष्यवाणी करने के लिए हम नहीं बैठे हैं, लेकिन आज की परिस्थितियों में हम चर्चा कर रहे हैं और जो लोगों का निर्णय है हमारे साथ आने का, और जिस तरह से हम अपने कार्यक्रम के साथ अपने समर्थन में जन समर्थन जुटा रहे थे, तो उसको पूरी गंभीरता से उत्तर प्रदेश का मतदाता देख रहा है। और जो निर्णय है, जो हम प्रत्याशी देंगे, साथियों को सीट देंगे, उन सारी बातों पर भी, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से कह रहे हैं, ये भी सहयोगी दलों के साथ ही चुनाव में है, चाहे वे उत्तर प्रदेश हो चाहे वे केंद्र में हो। तो जिस तरह की शब्दावली हमारे गठबंधन को लेकर ये करते हैं, वो एक अशोभनीय शब्द है और सार्वजनिक जीवन के लोगों को चर्चा परिचर्चा करने वाले लोगों को ऐसे शब्दों से परहेज करना चाहिए। तो इनको ध्यान रखना चाहिए। इनका अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ गठबंधन है, हमारा अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ गठबंधन है। हमारा पूरा विश्वास है कि जो हम अपने सहयोगियों को कह रहे हैं, और जब हमें सरकार मिलेगी तो हम उनके सहयोग से और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ हम सरकार डिलीवर करेंगे लोगों को, उनको जो कह रहे हैं वो करेंगे, और उससे एक गठबंधन की राजनीति को ताकत मिलेगी। और ये तो वास्तविकता है कि अब लंबे समय तक देश में चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, उसमें एक गठबंधन का दौर स्थायी हो गया है। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है, और ये अपने सहयोगियों को खा भी जाती है जिन राज्यों में इनके छोटे सहयोगी आते हैं। इस देश में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ और 67 या कांग्रेस 69 तक पूरा एक दलीय व्यवस्था थी और सत्ता का केंद्रीयकरण था। तो जब क्षेत्रीय दल उभरे, छोटे छोटे दल उभरे या राज्यों में अलग अलग पार्टियां बनी, तो उससे सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हुआ, उससे भी लोकतंत्र को ताकत मिलती है। जहां तक प्रश्न ये है कि अमुक की कितनी सीटें आएंगी, अमुक की कितनी सीटें आएंगी, ऐसा नहीं है। उनके कार्यक्रमों के आधार पर ही जनता उन क्षेत्रों से उनको चुनेगी। ऐसा नहीं है, बहुत सारे दल हैं, कई हजार दल हैं, लेकिन ऐसे बड़ी संख्या में दल हैं कि उनके किसी भी प्रत्याशी को जमानत बचाने तक के मत नहीं मिलते हैं। तो इससे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। जितना हर बात नीचे तक जाएगी और जितने लोग चुनाव लड़ेंगे, मैं तो ये कहूंगा, उससे एक स्वस्थ परंपरा पड़ती है और लोगों को चॉइस करने का ज्यादा मौका मिलता है, मैं ये कहूंगा। और पूरी तरह से हम एकजुटता के साथ अच्छी सरकार दें। ठीक है शिवम, जो ये चल रहा है कि जैसा इन्होंने बताया, ये गठबंधन के पक्ष में है अधिकांश लोग, लेकिन ये जो फ्रेंचाइजी सिस्टम है, इसमें आधार मुनाफे का माना जाएगा, फिर इसमें
उनके लिए ये वरीयता रहेगी कि मुनाफा जहां हो वहां जाया जाए, फिर लोकतंत्र कहाँ रहेगा, लोकतंत्र की शुचिता कहाँ रहेगी उसमें? शिवम जी आवाज आ रही है आपको मेरी? शिवम यादव जी आवाज आ रही है आपको? जयेश गुरनानी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो कह रहे हैं, नागेंद्र सिंह जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, महागठबंधन है, महागठबंधन का हश्र हम देखते रहे हैं। अगर एक दल बड़ा ताकतवर हो जाता है तो फिर छोटे दलों की सुनी नहीं जाती, फिर 5 साल बाद उनको चुनाव से पहले इस तरह का काम करना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है, और अगर बराबर का वर्चस्व रहता है तो बराबर की खरीद फरोख्त चलती है। तो ऐसे में लोकतंत्र को कैसे सुरक्षित रखा जाए? देखिए, जो उपाध्याय जी ने एक बात कही, मैं एक छोटा सा सवाल पहले पूछना चाहूंगा, फिर अपना उत्तर दूंगा। क्या उपाध्याय जी ये बता सकते हैं कि इस देश का सबसे पहला महागठबंधन कब हुआ था? मेरे साथ उपाध्याय जी नहीं बता पाएंगे। उपाध्याय जी सुना आपने सवाल? 1977 में हुआ था। और गठबंधन की निराधार आलोचना कर रहे हैं। जो गठबंधन है वो लोकतंत्र की असली शक्ति है। गठबंधन जो है वह संघीय ढांचे की असली शक्ति है, एक संविधान का असली रूप है गठबंधन। अरे अवधेश जी, इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है, आप चिल्लाने विल्लाने की बात नहीं है, वो सवाल कर रहे हैं सीधा सा आपसे। इसमें कहा, इसमें कोई इस तरह की बात ही नहीं है। आपसे सवाल पूछा है गठबंधन कब हुआ था, कब हुआ था बताइए। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो आप बताइए भारतीय जनता पार्टी ने हाथरस और लखीमपुर में क्या किया? कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जिसने उन्नाव की पीड़िता को टिकट देकर यह बता दिया कि हम उनके साथ नहीं है जो बलात्कार करते हैं, हम उनके साथ हैं जो कि पीड़ित होते हैं, हम पीड़ित वर्ग के साथ हैं। आप बता दीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीति रही है वो हमेशा लोगों का दमन करने की रही है। और यह जो महागठबंधन है जो निराधार आलोचना कर रहे हैं, पहले मैं इनसे बोलूंगा कि पढ़ करके आगे राष्ट्र का पहला महागठबंधन का देखिए जयेश जी, आप देखिए जयेश जी, जनता पार्टी ने कही। जयेश जी, आप जिस उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की निराधार आलोचना करते हैं। अवधेश जी सुन लीजिए, अवधेश जी सुन लीजिए, अवधेश जी सुन लीजिए। देखिए आप जयेश जी उत्तर प्रदेश में जिस एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स से गुजर रहे हैं उसका परिणाम आने पर ही पता चलेगा कि आप कितना सफल हुए कितना नहीं हुए। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, आखिरकार मैं यही कहना चाहूंगा कि यह कोई एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स नहीं है। हम जो है समाज के हर एक तबके को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ हमने सबका साथ किया। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार पर घूम रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि योगी सरकार अवधेश जी शांति से सुन लीजिए, जब आपकी बारी आए कहिएगा। अवधेश जी सरकार ने किस वर्ष का फायदा लिया? अवधेश जी आपकी बारी आए कहिएगा। यदि किसानों की बात की जाए तो किसानों को उत्तर प्रदेश में सूचन दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। जयेश जी, उपाध्याय जी, जयेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी, जयेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। जयेश जी, उसे जेल में भेज देती है। जयेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। की बात की जाए तो हाथरस और लखीमपुर जैसी घटनाएं जो है वह उत्तर प्रदेश में होती है और यहाँ मौन हो जाती है उत्तर प्रदेश की सरकार, या कुछ नहीं बोलती है, या अपराधियों को शरण देने का काम जो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आपकी बात जो चलता है इनको पूर्ण रूप से गिरफ्तार देगी। चलिए मैं आऊंगा आपके पास जयेश जी। अवधेश जी आ रहा हूँ। अवधेश जी रुकिए आ रहा हूँ। शिवम यादव, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी शिवम जी, ये जो सबसे बड़ी बात है, हम जिस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, ये जो फ्रेंचाइजी सिस्टम है 3-3, 4-4 सीटों वाला, तो जब रिजल्ट आएगा, परिणाम जब आएगा, तो ये मुनाफे की ओर जाएंगे या लोकतंत्र की ओर जाएंगे?
देखिए त्रिशूल जी, इस बार का जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अभी तक इस पूरी डिबेट में हम लोगों ने एक भी बार बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं की, बसपा की बात नहीं की। लेकिन बसपा एक ऐसी पार्टी है जो मुझे लगता है कि इस बार चुनाव में ऐसे नतीजे सामने आएंगे जिसकी हम सभी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और बसपा किंग मेकर की भूमिका में भी नजर आ सकती है। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि किंग भी बन जाए, क्योंकि ये इस बार जो कॉन्टेस्ट है बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने 300 से ज्यादा सीटें हासिल की। 300 से कम अगर हम उम्मीद करते हैं, अगर हम कितना भी अगर डाउन माने तो मान के चलिए कि उसकी अगर 150 सीटें कम होती हैं, 170 पे पहुंचेगी। 170 में अगर बहुजन समाज पार्टी 40 सीटें भी लेकर आ जाती है और बहुजन समाज पार्टी कहती है नहीं भाई हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहन जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दी, क्योंकि उसको सत्ता चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में नहीं चाहेगी कि 2022 की सत्ता उसके हाथ से निकले, क्योंकि आने वाले समय में जी 24 का लक्ष्य कहीं ना कहीं एक निशाने पर है। बिल्कुल नगेंद्र जी, देखिए बहुत जो शिवम यादव जी ने जो बात कही है, मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि ये गेम चेंजर और किंग मेकर प्लान है बसपा के पास, ये नकारा नहीं जा सकता। मैं शिवम यादव जी का अपना विचार हो सकता है, लेकिन मैं शिवम यादव जी के विचार से सहमत नहीं हूँ। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से हटाने के लिए समाजवादी पार्टी का गठबंधन सामने खड़ा है और सीधा जो चुनाव हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल और समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों के साथ चुनाव हो रहा है। और हमारा पूरा विश्वास है कि हमारा जो गठबंधन है वो स्पष्ट बहुमत के साथ 2022 के चुनाव के बाद जो परिणाम आएगा उसमें सत्ता हासिल कर लेगा। हम नहीं समझते कि त्रिशंकु या अल्पमत की स्थितियां प्रदेश में बनेगी, क्योंकि वक्त के साथ साथ मतदाता भी परिपक्व हो रहा है। हाँ। मतदाता भी परिपक्व हो रहा है, वह स्थायी सरकार देना चाहेगा। जी जयेश जी, आप ये कहाँ महागठबंधन की बात करने लगे? गठबंधन का तो आपका कोई उत्तर प्रदेश में कहीं किसी तरह का वो है ही नहीं, आपने कुछ कहा नहीं गठबंधन के बारे में, आप कैसे गठबंधन की बात करने लगे? एक सीट से प्रभाव में आ गए। देखिए, मैं साफ करना चाहूंगा ये जो 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे, जो जनादेश रहेगा, उसके अनुसार यह निर्णय लिया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वह गठबंधन करती है या बहुमत से सरकार बनाती है, क्योंकि निश्चित रूप से यह जो योगी सरकार है, जो कि सत्ता के सिंहासन पर आसीन है, उसे जनता आपकी बार उखाड़ फेंकने वाली है, क्योंकि योगी सरकार ने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। पिछड़ों का दमन, दलितों का दमन, युवाओं का दमन, महिलाओं का दमन, अनुसूचित जाति के भाई बहनों का दमन, यह इस योगी सरकार ने किया है। और इसलिए इस योगी सरकार को अन्य राज्यों में जो विकास हुआ है, जो फ्लाईओवर बने हैं, उनके बड़े बड़े जो पोस्टर है वह उत्तर प्रदेश में लगाने पड़ते हैं, यह बताते हुए कि यह विकास तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। इस तरह की पाखंडी सरकार जो है वह उत्तर प्रदेश में कार्यरत है। और आज मैं यह उद्घोष करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी की बहुमत आएगी और 10 मार्च को यह निर्णय लिया जाएगा कि अगर बहुमत नहीं आती है तो क्या सपा के साथ महागठबंधन किया जाए, तो यह पोल अलायंस होगा। प्री पोल अलायंस कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। जी अवधेश जी, देखिए आपके अस्तित्व को बिल्कुल नकार दिया है कांग्रेस ने। ऐसा है, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, सभी सपने देखते हैं। मैं बताना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के नेताजी बैठे हैं, इनको याद दिला दूं कि नियत से कहा पर गोली चलवाकर सरयू नदी को लाल करने वाले समाजवादी। जयेश जी देखिए आपकी बारी आएगी तब कर लेंगे बात। दूसरी जयेश जी आपकी बारी आएगी तब। समाजवादी पार्टी का राज था तो एक विशेष समुदाय का विकास हुआ था, लेकिन जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से चहुमुखी विकास उत्तर प्रदेश का हुआ है। आप देख लीजिए उठाकर, और उत्तर प्रदेश की जनता ये बखूबी जानती है कि उनका कौन विकास कर रहा है।
मैं बताऊं आपको, जब इनके अखिलेश यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, चंद्रशेखर जी, तो कुछ विशेष समुदाय की लड़कियों की शादी में कुछ पैसा मिलता था। लेकिन आज की तारीख में जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, उसमें लगभग 1.5 लाख कन्याओं का विवाह हुआ है, जिसमें सभी वर्गों की लड़कियां हैं। उसमें कोई एक विशेष वर्ग की नहीं है। लेकिन यही चीज जब अखिलेश यादव के समय में हुई थी, तो केवल एक विशेष समुदाय की लड़कियों के विवाह में ही पैसा दिया जाता था। तो ये विकास था समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का विकास था कि मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवाओ, ठीक है, हज हाउस बनवाओ यूपी की जनता के टैक्स का। लेकिन मंदिर बनवाने के लिए कहती शिलान्यास तो हमने किया था, शुरुआत तो हमने की थी। अरे भैया, तो बनवाया क्यों नहीं फिर आपने? हज हाउस तो तुरंत बनवा दिया, तुरंत पास करवाया, तुरंत बनवा दिया हज हाउस। नहीं, आपको क्या समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में था। लेकिन अब जो विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, और उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में फिर से योगी सरकार को दोबारा अपनी सत्ता में लेकर आई। ये तो आप कह रहे हैं, जो आपकी जगह आप कितना ठीक है कितना गलत है आपको पता होगा। लेकिन ये जो टूट के गया है फ्रेंचाइजी मॉडल आपके यहाँ से, आपको लगता है कि ये जरूरत थी आपको? 2017 में भी जरूरत थी, और जब 2017 में थी तो आज आगे भी होगी 2022 में। अब कैसे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी, मैंने क्या कहा शुरू में, यहाँ से कोई जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जनता बीजेपी के साथ है, उसके कार्यों को लेकर साथ है, वो एक विशेष व्यक्ति के साथ नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता है कि उसको अन्न मिल रहा है गरीबों को। गरीब लाभार्थी कुछ ऐसे जाकर मिली है ना, मैं मिला हूँ, जिनको घर मिले हैं। 45 लाख लोग ऐसे जिन्हें घर मिले हैं वहाँ पर यूपी में। उनसे पूछे जो श्रमिक कार्ड मिले हैं, 500 रुपए महीने मिल रहे हैं, ठीक है, वो तो कहेंगे हमें मोदी से अच्छा कोई नहीं, हमें योगी से अच्छा कोई नहीं। मैं खुद गया हूँ, मैं 10 दिन रहा हूँ यूपी चुनाव में, मैंने वहाँ फीडबैक लिया है लाभार्थियों का। वो कह रहे कोई भी आ जाए, हमारा वोट केवल फूल पे जाएगा, किसी और पे नहीं जाएगा, क्योंकि जो हमारे लिए मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया है। आपका मिलना इतना प्रासंगिक नहीं है, आप भाजपा के कार्यकर्ता कुछ भी कह सकते हैं। शिवम यादव, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो कहा जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ये बहुमत आ रहे हैं, ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल है और ये जो इनका जनाधार है, ये इसी कारण सत्ता में आए थे 2017 में। अब 2022 में जब आवश्यकता पड़ेगी तो बीजेपी का ये आचरण रहा कि इन्होंने क्षत्रपों को, एक दौर ऐसा था कि कहीं क्षत्रपों से इनके संबंध कम हुए और टूट भी गए। शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल इसका सबसे मजबूत उदाहरण है कि क्षत्रपों से इनकी निभ नहीं पाई। तो अब ऐसा तो नहीं है जैसा ये अवधेश उपाध्याय कह रहे हैं कि इनको जरूरत थी तो मिला लिया, और अब उठा के फेंकने वाले थे, उनको लगा कि फेंकने वाले इससे बढ़िया अपने आप को बचा लें। ऐसा नहीं है। ना तो किसी को फेंकती है ना किसी को उठाती है, जिसका मन करता है वो स्वयं आते हैं, जिनको राष्ट्र के प्रति प्रेम है वो स्वयं आते हैं। ठीक है, मैं ले लूंगा जवाब आपसे। अरे सर, ले लूंगा जवाब आपसे। हाँ देखिए त्रिशूल जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर ना तो कोई विचारधारा है, यहाँ पर सिर्फ अवसरवाद। जहाँ पर अवसर दिखाई दिया, ये लोग वहाँ पर नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर उन जैसे जो 14 नेता जो शामिल हुए हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें कई नेता ऐसे हैं जिनसे अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य और 2-3 जो मंत्री हैं उनका नाम छोड़ दिया जाए, तो जितने भी नेता हैं उनसे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में शिकोहाबाद विधानसभा है, जहाँ से मुकेश वर्मा जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने हाल ही में समाजवादी पार्टी का दामन थामा। अब वहाँ का गणित आप समझिए, मुकेश वर्मा किस तरह से विधायक बने वो भी मैं आपको बता दूं। वहाँ पर शिवपाल सिंह यादव और उनके जो एक और प्रतिद्वंदी हैं, मैं रामगोपाल यादव के साथ साथ एक और उनके प्रतिद्वंदी हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, हरिओम यादव, जो अभी इस वक्त बीजेपी में शामिल हो। आप ये मान के चलिए कि हरिओम यादव का वर्चस्व वहां पर था, बहुत अच्छा था, जो बीजेपी में गए हैं इस वक्त। लेकिन समाजवादी पार्टी में जो मुकेश वर्मा गए हैं, उनका इतना वर्चस्व नहीं है। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी से उनको इस बार टिकट नहीं मिलने वाली, और इसी को देखते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। क्यों? अब मैं उसका कारण बता दूं। समाजवादी पार्टी की
सीट शिकोहाबाद की जो सीट है वो हमेशा से ऐसी सीट रही है जहाँ पर जो उनके समधी है हरिओम यादव, जिनकी मैं लगातार बात कर रहा था, उनको टिकट दिया जाता था। लेकिन जब वो सिरसागंज पहुंच गए तो फिर सिरसागंज से वो लड़ने लगे। शिकोहाबाद की सीट ऐसी हो गई कि वहां पर कोई भी आके चुनाव लड़ सकता था, यानी कि वहां पर जो परिवारवाद है वो थोड़ा सा खत्म हुआ। अब बात आई मुकेश वर्मा की। मुकेश वर्मा अब जब समाजवादी पार्टी के साथ गए तो उनके पास कोई जनाधार नहीं है इस वक्त। वो भारतीय जनता पार्टी की लहर में वहां पर विधायक बने, वहां के एक सांसद भी हैं, उनकी मैं बात बता दूं, वो भी इसी तरह से जीते। वो वहां पे जो समीकरण है वो बड़े मतलब ऐसे ऐसे समीकरण बने थे कि उस लहर में तमाम ऐसे नेता थे जो कोई सांसद बना, कोई विधायक बना, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ा वजूद नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी वो गेम इसलिए कर पा रही है क्योंकि लगातार खबरों में बनी हुई है, लगातार ये लोगों के बीच में चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी इस वक्त लीड लिए हो खड़ी है। लेकिन जितनी आसान राह समाजवादी पार्टी को दिख रही है उतनी आसान है नहीं। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये कि वर्चुअल रैली, अब आपने आज की रैली में देखा कि वर्चुअल रैली की बात जैसे ही हो रही थी, आज जैसे ही भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई, लखनऊ के डीएम ने साफ तौर पर जांच के आदेश दे दिए। अब उनकी मुसीबत बढ़ने वाली है। वर्चुअल रैली में समाजवादी पार्टी की तैयारियां क्या है, मैं नागेंद्र सिंह जी से पूछना चाहता हूँ। नागेंद्र जी, समाजवादी पार्टी ने कितनी तैयारी की है वर्चुअल रैली के लिए? नागेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको? मुझे मिल रही है, लेकिन मुझे शिवम जी जो कह रहे थे कुछ भी नहीं सुन रहा था। मैं ये कह रहा हूँ, शिवम यादव ये पूछ रहे हैं कि वर्चुअल रैली की तैयारियां क्या हैं आपके पास? हमारी वर्चुअल रैली की तैयारियां हैं और वर्चुअल रैली के साथ साथ बूथवार हम लोगों ने कमेटियां गठित कर रखी है। उससे जाकर हमारा जो गाइडलाइन होंगी कोरोना की, उनके अनुपालन में हम फिजिकली भी प्रचार प्रसार करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था इलेक्शन कमीशन को भी कि वो प्लेटफॉर्म सभी पार्टियों को बराबर समय के साथ एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जहां से सभी राजनीतिक दल, क्योंकि जितना संसाधन भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिस तरह से इन लोगों ने संसाधन जुटा रखे हैं, दूसरे दलों के पास इतने संसाधन नहीं है। तो एक प्लेटफॉर्म, चाहे वो निजी मीडिया का हो या जो स्वायत्त संगठन है, जो सरकारी सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन दूरदर्शन या दूसरे आकाशवाणी, दूसरे माध्यम आते हैं संचार के, उन पर सभी दलों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और हम लोग विधानसभा वार वर्चुअल जो मीटिंग करेंगे, वर्चुअल रैलियां होंगी हमारी। आज जो आपकी वर्चुअल रैली थी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है गौतमपल्ली थाने में, जान रहे हैं सर आप? आज की जो वर्चुअल रैली थी, अभी ये पहली रैली का ही खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, तो आगे कैसे होगा? शिवम यादव यही पूछ रहे हैं आपसे कि वर्चुअल रैली कैसे करेंगे? एक रैली में तो पूरा सब कुछ खुलकर सामने आ गया व्यवस्था। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मैं इसको सुन रहा था वर्चुअल रैली को, ठीक है वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, लोग उत्साहित थे, लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में वो अपील भी की है लोगों से कि वो गाइडलाइन का और आश्वासन भी दिया है कि हम कोरोना की गाइडलाइन का चुनाव आयोग के अनुसार पालन करेंगे और उस सिस्टम को फॉलो करेंगे। जी फॉलो करेंगे, लेकिन आज जो हुआ उसका जवाब कौन देगा नागेंद्र सिंह जी? और कोरोना जिस तरह लगातार बढ़ता जा रहा है और आप ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं और लोगों को जुटा रहे हैं, सारी आचार संहिता और सब ताक पर रख के आज जो हुआ है, तो आगे कैसे करेंगे अगर आज ही इतनी अव्यवस्था थी तो? बिल्कुल उसको हम मेंटेन करेंगे और स्ट्रीम लाइन में लेके आएंगे और उम्मीद है कि पूरी तरह से गाइडलाइनों का हम पालन करें। शिवम यादव, देखिए कोई ऐसा जवाब नहीं है कि कैसे किया जाएगा, क्योंकि आज जो हुआ है वो देखने में लगता है कि जैसे ही आपके पास भीड़ आई आप उत्साहित होने लगते हैं, लेकिन आप चिंता नहीं करते कि महामारी खड़ी है दूसरी तरफ। देखिए, ये
ये तो सभी पार्टियों के लिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या हम साफ तौर पर देखें कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में भीड़ तो नहीं आ रही है और ना ही जनता वहां पर जा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 5 सालों में, या फिर हम ये कहें कि जो डबल इंजन की सरकार थी, उसने उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया जिस तरह का करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के पक्ष में सबसे बड़ी चीज जो गई है वो भारतीय जनता पार्टी का सही तरीके से काम ना कर पाना। वरना समाजवादी पार्टी को जिस तरह से मुद्दों को उठाना चाहिए था, समाजवादी पार्टी उस तरह से उन मुद्दों को नहीं उठा पाई है। और यही वजह है कि आज भी जब समाजवादी पार्टी चुनाव में जा रही है तो जो मुद्दे वाकई में जनता के हित में सामने आने चाहिए थे वो नहीं नजर आ रहे हैं। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो। अब आप, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर रहा था, स्वामी प्रसाद मौर्य आज और जितने भी नेताओं ने अपना एक इस्तीफा जो दिया है उसमें साफ तौर पर एक ही तरह की भाषा नजर आ रही है कि हम अति पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी को लेकर बात कर रहे हैं। वहां पर पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट सामने आई 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसमें साफ तौर पर यह पाया गया कि उसमें आरक्षण में कहीं ना कहीं अनियमितताएं हुई हैं। लेकिन बावजूद इसके कोई भी भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग का नेता सामने निकल कर नहीं आया। अवधेश जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अवधेश जी, क्या कहा? मैं ये कह रहा हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह से आरक्षण में जो अनियमितता पाई गई, आपकी पार्टी लगातार उसको डिफेंड करती रही। लेकिन जिन नेताओं ने आज इस्तीफा दिया है वो नेता उस वक्त कहाँ थे? वो उस वक्त भी आपका विरोध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। नागेंद्र जी, आप बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि वो नेता जो आज जो बात कर रहे हैं वो उस वक्त भी बात करनी चाहिए थी उनको? नागेंद्र जी, ये शिवम यादव जी ये पूछ, शिवम जी आवाज आ गई आपको? हमेशा मौके का इंतजार करना चाहिए। मैं आपकी आवाज साफ आ रही है, लेकिन शिवम जी ने कहा, चलिए मैं पूछ लेता हूँ, जो नेता आज बात कर रहे हैं, राजनीतिक जयेश जी आ रहे हैं आपके पास, जयेश जी आ रहे हैं आपके पास। नागेंद्र जी, शिवम यादव जी ये पूछ रहे हैं कि जो आज बात की जा रही है पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की, शोषितों की, ये बात पहले नहीं की जा सकती थी? सरकार क्यों नहीं छोड़ दी अगर इतना दर्द था तो सीने में? ये जो परिस्थितियां हैं अधिकृत रूप से वो बार बार मीडिया में अपनी बात कह चुके हैं। लेकिन अगर इस वर्ग को लेकर हमारी पार्टी का मत आप जानना चाहते हो तो हमारी पार्टी के केंद्र में ये वर्ग जो है पहली सरकारों में या आने वाली सरकारों में सदैव रहा है। और इस वर्ग का बड़ा समर्थन जब हमारी सरकार बनी है उनका रहा है, और हमारी सरकार जो बनने चाह रही है उसमें ये वर्ग समर्थन देने जा रहा है। हम इन लोगों के लिए, हितों के लिए काम करते आए हैं और काम करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट जवाब नहीं है ना कि आपने सिर्फ सियासी मुनाफे के लिए समझौता कर लिया है। कल को आपके साथ भी ये सवाल होगा, पूछा जाएगा, तो उसका जवाब क्या होगा? नहीं होगा त्रिशूल जी, ये कल जब होगा, जो कुछ होगा उसका जवाब जब ही दिया जाएगा, बाद में देखा जाएगा। अभी सरकार बनाना जरूरी है। जी शिवम, हाइपोथेटिकल प्रश्न है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मैं भी खड़े कर सकता हूँ जी, तो उनका क्या जवाब होगा? जी शिवम जी, मैं एक सवाल अवधेश जी से जरूर पूछना चाहूंगा। अवधेश जी, आप इतने बड़े राज्य के चुनाव में उतर रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं आपके, जिन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, हमारे जो मुद्दे हैं वो यूपी की जनता जानती है बखूबी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 2017 में मुद्दे थे वो सारे मुद्दों पर खरी उतरी है, और अभी भी जो मुद्दे बचे हैं उनको लेकर ही उतरेंगे। आप देख लीजिए, पिछली बार जो 2017 से पहले जो पार्टियां थी उनके पास क्या मुद्दे थे, अब तो भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे वो क्या है? देखिए, सवाल को जिस गहराई से पूछा है उसका जवाब भी उस गहराई से दीजिए अवधेश जी, कि जनता जानती है तो फिर क्यों चुनाव प्रचार कर रहे हैं आप? अरे भाई साहब, एक बात बताइए चंद्रशेखर जी, जो 2017 से अब तक जो कार्य हुए हैं वो किस बेस पर हुए हैं, आप बता दीजिए। आगे क्या एजेंडा है, मुद्दे क्या है आपके पास? भाई जो मुद्दे मैं बता तो रहा हूँ, मुद्दे तो जो जनता से जो आ रहे हैं निकल कर वही मुद्दे रहेंगे।
मैं चाहूंगा जो 2017 में जो हमारा संकल्प में जो मुद्दे लिखे थे वो सारे अवधेश जी, कौन से ऐसे 4 मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? और पाकिस्तान छोड़कर बनाना। अवधेश जी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, सुन नहीं पा रहे हैं, पता नहीं है। जयेश गुरनानी जी, आपने तो एक सीट पर कह दिया महागठबंधन हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि आपका वजूद उसमें कहीं साबित कर पाएंगे आप? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारा जो वजूद है वह 10 तारीख को जनता के जनार्दन जो है, जो उनका आशीर्वाद मिलेगा, सबके सामने आ ही जाएगा कि कांग्रेस पार्टी जो है पूरे 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी का क्या वजूद है। और अभी तो वर्तमान में जो राजनीतिक हालत चल रहे हैं तो उसे देखकर तो यही लगता है कि अभी तो पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ही यही नहीं समझ आ रहा है कि जो स्वामी जी जो चले गए हैं तो इसका ठीकरा आखिर किसके सर पर फोड़ा जाए। क्या यह योगी आदित्यनाथ की तानाशाही शैली के कारण इन्होंने पार्टी छोड़ी है, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, आईबी और ईडी की विफलता के कारण, इन विभागों की विफलता के कारण स्वामी जी ने पार्टी छोड़ी है? तो यही समझ नहीं पा रही भारतीय जनता पार्टी के ठीकरा किसके सर पर। बिल्कुल। शिवम यादव जी, समय समाप्त हो रहा है। एक बिल्कुल छोटा सा एक संक्षिप्त के, क्या बसपा गेम चेंजर हो सकती है इस पूरे खेल में? बिल्कुल विष्णु जी, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये इस बार जो चुनाव हो रहा है वो आज की तारीख में प्रेडिक्ट कर लेना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में देखिए अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने अपने सारे पत्ते नहीं खोले। अब आप फर्ज करिए जिन अति पिछड़े वर्ग की बात, बिल्कुल एक लाइन में जवाब दे दीजिए, समय समाप्त हो रहा है। जी जी, मैं वही बता रहा हूँ कि जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी अति पिछड़े वर्ग के चेहरे लेकर आ रही है, अगर उन्हीं सीटों पर बहुजन समाज पार्टी भी अगर अति पिछड़े वर्ग के ही किसी नेता को तो फायदा किसका होगा? बिल्कुल कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, बहरहाल जयेश गुरनानी जी, अवधेश उपाध्याय जी, नागेंद्र सिंह जी, शिवम यादव, आप चारों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे दल जो हैं वो कहीं ना कहीं बड़े दलों के लिए एक वर्चस्व कहीं साबित कर पा रहे हैं अपना, और बड़े दलों को मजबूरन समझौता करना पड़ रहा है, लेकिन आगे उनका मन नहीं बदलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।